बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने न्यूज़ कैफ़े के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है कि क्या हुकूमत वक्त शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत वक्त शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनका आज भी अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पूरे हो जाएं और कोई एक सुख का सांस अवाम को मिले। ठीक है, मुश्किल हालात से हम गुज़र के आए हैं और अभी तक माशी तौर पे भी हमारे हालात उस तरह संभले नहीं हैं, फिर भी अवाम महंगाई की वजह से बड़ी परेशान है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हुकूमत वक्त की जानिब से जो रियासत की जानिब से क्या क्या अवाम को जो है वो रिलीफ मिलने चाहिए फ़ौरी तौर पे, इसी हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उबैद शाह साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या लगता है कि हुकूमत ने अवाम को गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत थोड़ा सा रिलीफ दिया है, कोई सुख का सांस मिला है? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात है जो जैसे सुख का सांस करार दिया जा सकता हो। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बड़े गोल्डन चांस मिला था। अपनी 22 साल जद्दोजहद वो अपनी गिनवाते हैं, तो 22 साल जद्दोजहद के बाद वो कामयाब हुए थे, तो उनको एक ऐसा चांस मिला था जिससे वो आवाम को बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ज़िंदगी में जो है वो लोगों की दे सकते थे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके अब तक। जैसे बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अगर मसला है, अगर आप गहराई में जाएं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जहालत है, नाख्वानदगी है। अगर इल्म हो, हुनर हो तो मईशत को भी बहुत बेहतर किया जा सकता है, इंसान अपने हालात बदल सकता है। खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 2.5 करोड़ हो गए बाद में बढ़ के। तो अब उनके लिए उनको बड़ी फिक्र थी कि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके दौर में उन बच्चों की तादाद और बढ़ गई और वो स्कूल क्या जाते हैं, वो सड़कों पे, फुटपाथों पे, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, मसाजिद के बाहर और सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, वाइपर हाथ में लिए होते हैं, कोई फूल पकड़े होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारा मुस्तकबिल कौम का क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोकूंगा, आपको माफ़ी चाहता हूँ, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। सर, ये 2-2.5 करोड़ बच्चे आज से 15-20 साल बाद 2-2.5 करोड़ ख़ानदान है। और आप देखें इस जदीद दौर में, इस मतलब जिद्दत वाले दौर में हम 2.5 करोड़ ख़ानदान प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होंगे। तो ये किस हद तक हमारे लिए आने वाले दिनों में, जब हम तरक्की की तरफ जो है ना वो अपनी नज़रें जमाई हुई हैं हमने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक होप रखी हुई है, उस दौर में आप इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जो है देखें कि नाख्वानदा पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो क्रिएट कर आप इसको सोचेंगे तो आपको घबराहट होगी कि हम आने वाले वक्त में कहाँ खड़े होने वाले हैं। जी, आप देखिए हम दुनिया की अक़वाम में कहाँ हमारे मकाम बनेगा, क्या पोजीशन होगी, हमारा मुल्क किन लोगों के हाथों में होगा, उन लोगों के हाथों में होगा। इन्हीं में हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए थे, इन्हीं में हमारे इंजीनियर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, वो तो अब बचेंगे ही नहीं, वो क्लास ही नहीं बचेगी हमारे पास। मतलब इनमें से कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आटे में नमक के बराबर भी हमारी कोई पढ़ी लिखी क्लास नहीं बचेगी। हम पर गलबा जो होगा वो नाख्वानदा और गैर पढ़े लिखे, गैर तालीमी याफ्ता लोगों का होगा। यकसां तालीमी निज़ाम से ये ख्वाब शुरू हुआ था खान साहब का, और यकसां तालीमी निसाब के ऊपर भी बात हुई, वो भी नहीं आ सका। तो कोई ख़ास खातिर खा रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं, स्पेशली तालीम के शोबे में ही देखा जाए। हालांकि बड़े फिक्रमंद थे खान साहब इस बारे में। यही अलमिया है ना, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं सुख का सांस लेने की बात, मैं कह रहा हूँ उसकी तो कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आती। देखिए एहसास प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का, उसमें एक एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम एक कॉम्पोनेंट है और दूसरा उनका कफालत प्रोग्राम एक हिस्सा है। अब वो किसी को 1000 रुपये या 2000 रुपये किसी फैमिली को देते हैं तो वो फिर भी भीख मांगने पर मजबूर ही होती है, अगर वो मांग रही है फैमिली पहले से भीख, और अगर वो ज़रूरतमंद है तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। 2000 रुपये या 3000 रुपये आप महीने के दे देते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर ये था अगर माइंड अप्लाई करते और आउट ऑफ बॉक्स सोचते, वो ये था कि सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजने पर एक वजीफा बच्चों का मुकर्रर कर देते हैं, जैसे बाहर के ममालिक में है। जी। तो बच्चे तालीम के लिए भी आते हैं कंपल्सिवली
और उनके वालिदैन की मदद भी हो जाती है उन बच्चों के ही जरिए। True. वो कफालत या जो भी मदद का प्रोग्राम है वो भी चल जाता। तो हम एक बड़े खतरे का निमटने का एक प्लान बना लेते, इसको सामना करने के लिए तैयार हो जाते। मगर जाहिर है खान साहब की सारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि फलां चोर है, फलां लूट के ले गया है, फलां। अब देखे ना, काम कोई करना नहीं है, बार बार यही बात कि जी लूटे हुए खानदान अगर अपना पैसा ले आए तो मुल्क यूँ हो जाएगा, तो मुल्क यूँ हो जाएगा। मैं पहले भी एक राइटअप में छोटे से चंद दिन पहले मिसाल दी थी कि शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम था, सस्ती रोटी प्रोग्राम या सस्ती रोटी स्कीम। उन्होंने कहा गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा, उसके रोटी उसको सस्ती मिलेगी, बढ़ के मारी। 38 अरब रुपए उन्होंने इस प्रोग्राम में पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे के लगा दिए और आखिर में हाथ उठा लिए और वो समझ में आ गया कि ये हम नहीं कर सकते, हम किसको सारी ज़िंदगी रोटी खिलाएंगे, तो सारी ज़िंदगी खल के खुदा ने खानी है रोटी। आप अपनी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि लोगों को प्रॉस्पर करने का, ग्रो करने का, काम करने का अच्छा मौका मिले, इवन फील्ड मिले और लोग अपने हालात बेहतर कर सके। आप लोगों के घर में जाके निवाले नहीं डालते, आप लोगों के घर में जाके राशन नहीं डालते। हुकूमत का ये काम नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं करती। कांटा दें मछली ना दें। एग्जैक्टली आप पॉलिसी ऐसी बनाएं। खुद खान साहब की एक अभी लेटेस्ट तकरीर सामने आई है, आती रहती है माशाल्लाह उनकी इंकशाफाती तकरीरें। वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत तो है हमारी, लेकिन महंगाई बहुत है। आप हमसे ये पूछें कि हम वफाकी हुकूमत में होंगे तो महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सूबे में वो कह रहे थे। तो हुकूमतें जो होती हैं वो पॉलिसी देती हैं जिस पे आप जो है, जाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुश्किल से 11 या 12 आइटम है जिसको हम महंगाई कहते हैं। कभी कोई शख्स नहीं रोया कि एसी बहुत महंगे हो गए, कभी कोई शख्स नहीं रोया होगा कि घड़ियां बहुत महंगी हो गई, कभी कोई शख्स नहीं रोया होगा कि जी एप्पल का गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं। देखे ना, गाड़ियों में भी 800 सीसी वाला रोता है, 3000 सीसी वाला नहीं रोता है। 3000 सीसी वाला ले लेता है 2 करोड़ की भी गाड़ी या 4 करोड़ की भी ले लेता है। बिल्कुल सही। 800 सीसी वाले की तो नेसेसिटी है, वो तो बेचारा छोटा आदमी है, उसको गाड़ी पे दफ्तर जाना है या काम पे जाना है या दुकान पे जाना है या अपनी फैमिली को लेके कहीं ट्रैवल करना है, वो बेचारा लेना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है। वो उसके बाद वो जो गाड़ी 6 लाख की ले सकता था वो 20 लाख की हो गई है, उसकी पावर से बाहर निकल गई। अब तो मैं चाहूँगा जरा इसी हवाले से मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रहे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात हो रही है हुकूमत वक्त के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि क्या हुकूमत आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब हुई है या आने वाले दिनों में कुछ आवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को है। इसी हवाले से बात कर रहे हैं। उबैद भाई, वक्फे से पहले आपने बताया कि कुछ बड़े मेजर इश्यूज़ जिनके ऊपर इस हुकूमत को काम करने की ज़रूरत थी उन पे काम नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि रिलीफ वाली तो कोई सूरत हाल नहीं, कोई कहानी नहीं है रिलीफ की। तो एक और बात बताएं मुझे, क्या आप देखते हैं कि ये हुकूमत वाकई बेइख्तियार है या बेबस है, ठीक है, या मतलब इसके बेइख्तियार और बेबस होने की वजह से कोई रिलीफ नहीं मिल सका आवाम को, या इन्होंने फैसले गलत किए हैं जो आवाम के हक में नहीं हुए, या फिर आप समझते हैं कि ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इनको कोई काम नहीं करने दे रही, इनको मतलब ये कोशिश करना चाहते हैं, विल है, मगर अगर दूसरी जो ताकतें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि माफिया या जैसे कि अपोजिशन, वो नहीं चाहते कि काम करें और ये कामयाब हों। तो एक तजियाकार होने की हैसियत से आप इस सारी पिक्चर को कैसे देखते हैं? देखें फ़हीम भाई, जहाँ तक बात है ना कि इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, इस बात से तो मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं करूँगा। और बड़ी मैं आपको, मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की आइडियल तरीन जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से है। परसों 2 दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, तो उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने आर्मी चीफ को कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि जी आप अपने दोस्त को भी ले आते इजलास में। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस, इमरान खान के लिए कहा। तो बात यह है कि इससे ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप सिविल और मिलिट्री क़यादत का कभी पाकिस्तान में शायद नहीं रहा हो, ठीक है ना। जनरल मुशर्रफ के दौर को आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि वो तो खुद आर्मी जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, लेकिन उनसे पहले और उनके बाद ऐसे हालात नहीं हुए कभी
कि इतनी ज़्यादा हम आहंगी हो और इतनी ओबीडियंस हो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टू द सिविल गवर्नमेंट। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस सूरत हाल का भी अच्छी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके और इसे एक्सप्लोर नहीं कर सके कि इस वक्त वो इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते थे और इतने अहम डिसीजंस ले सकते थे जो बिल्कुल ही जो है वो कौम की तकदीर बदल देते, तारीख को बदल देते, एक नए रुख पर मामले को गामजन कर देते हमारे मुस्तकबिल को। लेकिन ये कि वो नहीं कर सके, इसकी वजह ये कि उनकी अटेंशन जो है वो सतही मामलात पे है, उनकी तवज्जो नहीं है बड़े मामलात पे, इस्लाहात के एजेंडे पे या तब्दीलियों पे या कोई बड़े इक़दाम करने पे। देखें, आप आज प्लान करेंगे तो वो चाइना में एक कहावत है, एक शख्स जो है वो कहता है कि मेरे घर के सामने पहाड़ है तो इससे जो है वो रोशनी रुकती है, सूरज रुकता है मेरे घर पे धूप आने से, तो मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूँ। अपने बच्चों को कहता है कि कल जो है कुदाल और ये कुल्हाड़ी और ये सब ये फावड़े और ये सब ले लेना तो हम तोड़ेंगे इस पहाड़ को। तो पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं कि तुम इस पहाड़ को तोड़ लोगे, तुम, ये तुम्हारे बच्चे। वो कहता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा या मेरे बच्चे नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम तोड़ना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे तोड़ेंगे, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चे तोड़ेंगे, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चे तोड़ेंगे, एक दिन हमारे आंगन में धूप आएगी। तो हम एक बड़ा मंसूबा जो होता है, एक बड़ी तब्दीली जो होती है उसकी बुनियाद रखते हैं और वो एक चलते चलते गाड़ी पट्टे पर चढ़ जाती है और एक बड़ी तब्दीली कौम में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से एक इनकलाब आ जाता है। खान साहब ऐसी किसी गाड़ी को चले, ये भी ठीक है कि वो एक दिन में सब कुछ बदल नहीं सकते थे, मगर अफसोस ये कि उन्होंने ऐसा कोई काम भी शुरू नहीं किया जिससे कल की उम्मीद लगाई जाए कि कल बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, वो लगे हुए हैं करप्शन के केसेस में, नैब ऑर्डिनेंस को बार बार आगे पीछे करने में, वो अपने इख्तियारात को बढ़ाने और घटाने में, दौरों में, और जो है वो ये अजीब से कामों में लगे हुए हैं जो इसमें कोई कौम का भला नहीं है इन किसी काम में। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर किसी हुकूमत से पूछा जाए ना, किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से अगर पूछा जाए अभी इस दौर में, तो वो अलग ही ना खुश फहमी में मुब्तला होंगे कि हमारे पास तो वो दादोशुमार आए हैं जो माजी में कभी नहीं आए, हमने ये तरक्की कर ली है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स देखें कहाँ चली गई हैं, हमारी रेमिटेंस कहाँ हो गई हैं, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, दुनिया में ये हो गया। ठीक है, कागज़ों में अच्छा हो गया सारा कुछ, हकीकत में अवाम फैसला करे, अवाम की हालत तो देखें। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, कागज़ों में भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। अच्छा, डॉलर जो है वो आपकी यहाँ जो स्टेट बैंक की हायरार्की है, जो इंतज़ामिया है, वो हमेशा डॉलर में मुदाखलत करती थी ओपन मार्केट में और डॉलर को किसी तरह सप्लाई बढ़ा के डॉलर बाहर से ला के इंजेक्ट करके उसको काबू में रखते थे और जो मनी चेंजर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी दबा के रखते थे कि डॉलर बेकाबू ना हो जाए। बेकाबू कैसे हो सकता था कि लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे पास पड़े 50 लाख रुपए तो मैंने डॉलर खरीद के रख लिए, किसी और के पास 2 करोड़ रुपए हैं, उसने भी डॉलर खरीद के। हर आदमी को डॉलर चाहिए कि बढ़ जाएगा, मैं कमा लूंगा, जल्दी कमा लूंगा। तो स्टेट बैंक इसको जो है वो डॉलर की सप्लाई को भी कम नहीं होने देता। जैसे बायोमेट्रिक अभी कुछ जगह पर हो रहा है, अभी भी कि डॉलर खरीदने जाते हैं आपसे तो बायोमेट्रिक करवाते हैं और आपका वीजा मांगते हैं कि कहाँ जाने के लिए आप डॉलर चाहिए, आप दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, या एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं अपने भाई को, बच्चे को, या कोई बीमार आपका बाहर किसी हॉस्पिटल में उसके इलाज मुआवजे के लिए भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आप डॉलर, क्यों चाहिए आपको? लेकिन यहाँ स्टेट बैंक की पॉलिसी ये है कि उसने डॉलर को आज़ाद छोड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म साहब को ये समझाया हुआ है, कन्विंस किया हुआ है कि इससे हमारी जो ना एक्सपोर्ट पे बड़ा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये होता है, वो होता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक जब एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दे, डॉलर बढ़ने के फ़ायदे बताना शुरू कर दे, तो फिर बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप क्या कहेंगे? तो हम अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग जो है वो घर रख देते हैं, इस तरह सोना खरीदा जाता है, इस तरह डॉलर खरीदा जाता है यहाँ पे। तो इससे भी जब ख़रीदार बढ़ जाता है, वही रसद वाली और तलब और रसद वाला फार्मूला कि जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। नहीं तो स्टेट बैंक इसमें करता है ना इंटरवेन, स्टेट बैंक रोकता है इस सेल को। स्टेट बैंक पूछता है मनी चेंजर से, तुमसे इतने डॉलर किसने किस पर्पस के लिए ले लिए, और स्टेट बैंक जहां जरूरत होती है, जैसे एक्सपोर्टर्स को जरूरत होती है, आपने एक्सपोर्ट की अपने ताल्लुकात पे, जाती ताल्लुकात पे, छोटे एक्सपोर्टर्स, और वहां से पैसे नहीं आए लेकिन आपको पता है आ जाएंगे, तो आप इधर उधर मनी चेंजर के पास जाते हैं, यार मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा दो, क्योंकि स्टेट बैंक की शर्त है कि 120 डेज में पैसे वापस आने चाहिए, जो आपने एक्सपोर्ट किए वो पैसे आपको आने चाहिए। तो आपने कहा पैसे तो बाहर से नहीं आए, 2 महीने बाद आ जाएंगे, मैं अपने पास से ही मंगा के अपने अकाउंट में दिखा देता हूँ मैंने मंगा लिए,
वो लोग डॉलर लेते, डॉलर की बाइंग करते, जो ई फार्म जिन्होंने जमा कराए होते बैंक में एक्सपोर्ट्स के लिए। तो बात यह है कि स्टेट बैंक तो इस वक्त कुछ कर ही नहीं रहा। स्टेट बैंक तो चाह रहा है कि डॉलर बेकाबू हो जाए, बढ़े, ठीक है। इसी तरह आपका ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट को तो कुछ भी नहीं कर पा रहे खान साहब। यानी ट्रेड डेफिसिट के लिए इन्होंने इंपोर्ट कंपनियां जो थी, जो इंपोर्टर्स थे, उन पर इतने कदगन लगाए, इतनी पाबंदियां लगाई कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, बहुत बड़ी तादाद में। इंपोर्ट कंपनी कितनी ही मैं जानता हूं जिनमें कई लोग 100 लोग काम करते थे, उनमें बेचारे 10 स्टाफ रह गया। उनकी इंपोर्ट पर सैंक्शंस लगा दी। खुद गाड़ियों की इंपोर्ट पर इतनी सख्ती इमरान खान साहब ने की, लेकिन लोगों को तो फायदा नहीं हुआ। गाड़ी की जो कंपनी पाकिस्तान में 3-4 नई कंपनी आ गई, लेकिन उनकी कीमतें जो थी वो पता नहीं कहां से कहां चली गई, उनका नफा पता नहीं कहां चला गया। लोग तो सफर कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को कीमत से बाहर, कीमतें खरीद से बाहर चली गई है। 5-5 मिलियन की, 6 मिलियन की गाड़ी है वो गाड़ी इंडिया में मुश्किल से 1.5 मिलियन की भी नहीं है। वही गाड़ी, वही ब्रांड, वही मेक, वही क्वालिटी, वो 1.5 मिलियन की भी नहीं है जो 5 मिलियन की है यहाँ। और 1000 सीसी या 660 सीसी गाड़ी जो है वो तो हम यहाँ पे बना नहीं सके, उसका तो काम शुरू नहीं कर सके। देखिए ना, ये जो गाड़ियों की कंपनी थी, ऑटोमोबाइल थे, इन्होंने बड़े मैन्युफैक्चरर ने बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट से ली थी, एग्रीमेंट्स करके जब प्लांट्स लगाए थे, और उन्होंने ये तय किया था कि जी हम अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, सारा बाहर का हम अभी तो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप हमें रिलीफ दें, टैक्स हॉलीडे दें, हमें रियायतें दें, हम सारी टेक्नोलॉजी यहीं ले आएंगे और सब कुछ यहीं होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देंगे। वो उन्होंने यहाँ क्या ड्रामा किया कि उन्होंने असेंबलिंग प्लांट्स जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के असेंबलर बनाए, और जो इंडेंटर्स हैं, जैसे गाड़ी का बम्पर बनता है, बम्पर बनाने की अपनी कंपनी खुद से अलग बना ली, फ्रंट पे किसी को रख लिया। अब बम्पर उससे खरीद लेते हैं महंगा, ठीक है ना, और कहते हैं जी हम वेंडर है, हमारा वेंडर है। लाइट बनाने वाला एक कंपनी खुद बना ली और उसमें किसी और को बिठा दिया, फ्रंट मैन को, और उससे लाइट खरीदते हैं महंगी। जो लाइट 200 रुपए की है उससे खरीदते हैं 5000 रुपए की, और कहते हैं हमें गाड़ी महंगी पड़ती है, हम इतने की कॉस्टिंग है हमारी। गाड़ी की जो पार्ट्स जहां से आप खरीद रहे हैं वो भी कंपनी आप ही की है, वो आपने ही बना के दूसरे लोगों को सामने रखा हुआ है, और आप उनसे महंगे पार्ट्स खरीदते हैं और कहते हैं गाड़ी की कॉस्ट बहुत पड़ती है। अच्छा, नहीं, ये इजी, इतनी आसानी के साथ ये हुकूमत को चकमा दे देता है अगर एक बिजनेसमैन या जो भी हुकूमत का सर इंटरेस्ट नहीं है। देखें, हुकूमत की तरजीहात, हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है नहीं कि वो इन मामलात को, मसाइल को, माफियाज को कैसे हैंडल करें। अच्छा सर, इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं। वक्फा फिर से आन पहुंचा है। एक दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में किस तरह कामयाब हो सकती है। तो जनाब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को चकमा देना क्या इतना आसान है कि माफियाज मतलब आज़ादी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ जो है जो वो सोच रहे हैं, अपने मिशन पर लगे हुए हैं, वो कामयाब होते जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो अवाम के हक़ के लिए कुछ कर नहीं पा रही। देखें, मकबूल हुकूमतें जो होती हैं, पॉपुलर हुकूमतें जो होती हैं, वो बड़े सख्त फैसले आराम से ले पाती हैं, अवाम उनके साथ होते हैं। और गैर मकबूल हुकूमतें मामूली नौइयत के फ़ैसले भी नहीं ले पाती, क्योंकि उन्हें अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल का खौफ होता है। आप देखिए हुकूमत किस तरह घुटने टेकती है गैर मकबूल हुकूमत का। अभी आपने देखा कि एक जमात ने एहतजाज किया, वो एहतजाज मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा था, सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक थे, फिर भी उनकी थोड़े से लोगों की मारपीट इतनी हुई कि हुकूमत ने उनको कालदम करार दे दिया, करार देना का फैसला वापस ले लिया, वापस भी ले लिया, उनके मुतालबात भी मान लिए। हाँ। तो देखिए यही है ना, हुकूमतें झुकती हैं, जो गैर मकबूल हुकूमतें होती हैं उन्हें झुकना पड़ता है, क्योंकि उनके पास फैसला करने की एक ताकत नहीं हो रहती है उनके पास। अब हमारी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की, वो इतनी कोई मकबूल हुकूमत अब रही नहीं जितनी शुरू के दिनों में थी, और इनसे जितनी उम्मीदें थी वो उन्होंने वो बड़े फैसले किए भी नहीं। रह गई अपोजिशन, माफियाज और अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक सरगर्म ताकतवर इक़दाम जो था, वो खान साहब अपनी अच्छे जो पीक टाइम था शुरू का उसमें कर सकते थे। ये दुरुस्त है कि ये अपोजिशन जमातों के बड़े बड़े लाव लश्कर हैं, इनके बड़े मफादात हैं, इनके बड़े बड़े ग्रोह हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। शुगर मिलों की बड़ी तादाद जो है दोनों अपोजिशन जमातों की क़यादत की है,
ठीक है ना। और अभी 2 रोज पहले 52,000 बैग शुगर के जो है एक शुगर बिल पे छापा पड़ा, वो अपोजिशन जमात की क़यादत की थी, वहाँ से बरामद की गई है, वो स्टॉक कर रहे हैं, कार्टेल बनाए हुए हैं, उसको जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मार्केट में किल्लत पैदा कर रही है। ये बात अपनी जगह सही है कि अपोजिशन जमातें वो तो हमेशा करती ही है ना। मगर हमारा देखें ना, ये तो निज़ाम ही सियासत का ऐसा है कि हमारे यहाँ सियासत में वो शख्स आता है जब जो बड़ा अमीर होता है, जिसकी फैक्ट्रियाँ होती हैं या कोई ना कोई उसके बड़े बड़े कारोबार होते हैं, वो कहते हैं अब मैं क्या करूँगा, सियासत से आ जाओ पाइन, वो तो प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, अब मिनिस्टर बन जाएंगे या जो भी है, तो वो इसलिए सियासत को ज्वाइन करते हैं लोग, कोई खिदमत करने के लिए थोड़ी तो ज्वाइन कर रहे हैं। तो खान साहब की फिलॉसफी जो है ना, आप उसका कंट्राडिक्शन ये देखिए कि खान साहब कहते थे कि जी हम अपनी जो है वो शेडो कैबिनेट लॉन्च करेंगे और जेन्युइन लोगों को हम सामने लाएंगे। वो कोई शेडो कैबिनेट तो आई नहीं, उन्होंने भी इलेक्टेबल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको भी इलेक्टेबल्स ही लेने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। अच्छा, खान साहब कहते थे कि सियासत में पेट भरे हुए आदमी को आना चाहिए, आपकी वाली बात। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था आपने कि जो लोग मालदार हों, पेट भरे हुए हों, पैसा कमाने की उन्हें हवस ना हो, शॉर्टकट मारने की जल्दी ना हो, तो वो सियासत में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। बाद में उस्मान बुज़दार को जब उन्होंने इलेक्ट किया बतौर सीएमशिप, तो उन्होंने कहा गरीब आदमी, गरीब का दुख समझता है, झोपड़ी में रहता है, घर में बिजली भी नहीं है गांव में इसके, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस उनकी जो है ना, उनको कब तक कूप अप कर पाएंगे वो मैं समझ नहीं सकता। हर एक मामले पे एक नया रंग है। तो बहरहाल बाद हम अपने मौजू की तरफ वापस चले जाते हैं कि आवाम को रिलीफ की देखें। अच्छा, यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, एक जुमला मैं ऐड करूँगा, रिलीफ की बात कर रहे हैं और ये बहुत अहम है। वो ये है कि हमारी हुकूमत, जो अपोजिशन इस वक्त तनकीद करती है, वो ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कर्जे लिए हैं, ठीक है, मुल्क को चलाने के लिए, और अवाम को रिलीफ देने के लिए ये कर्जे पहुँचा। देखें, अगर अवाम पे पैसे नहीं लग रहे, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इन कर्ज़ों की ज़रूरत क्या थी? तो ये जो कर्जे लिए हैं, ये कैसा फैसला था इनका, ये मजबूरी थी, इस बारे में बताइए। देखें, ये बात दुरुस्त है कि पिछली हुकूमतों ने भी बहुत बड़ा कर्ज लिया था, बहुत ज़्यादा कर्ज लिए थे, और उनकी जो डेट सर्विसिंग है वो चली गई है 3,000 अरब रुपए सालाना के करीब है। 2700 या 2800 अरब इस साल भी है। तो अगर 2700 अरब यानी आप 5,000 अरब के करीब कलेक्शन पे खड़े हो और 2700 अरब रुपए आपकी डेट सर्विसिंग करनी हो, तो आपके पास तो बचता ही कुछ भी नहीं है। ये बात तो सही है, बात सही है। मगर आप देखिए, इसमें हौसला अफजा बात ये होती, अगर ये होती कि खान साहब ऐलान कर देते या फैसला कर लेते या वजारत खजाना को हुक्म दे देते कि जितनी आमदनी है इतने के अंदर का बजट बनेगा, नया प्रोविजनिंग कर्जे की नहीं करनी, ठीक है ना। हम घास खा लेंगे, हम इतने में ही रहेंगे, तो हम कहीं सस्टेनेबिलिटी निकलेगी। आपकी आमदनी है 4,600 अरब, आप बजट बनाते हैं 5,300 अरब, 800 अरब कहाँ से आएंगे? 800 अरब चीजें बेच देंगे, नया कर्जा ले लेंगे, पीआईए के शेयर्स बेच देंगे, स्टील मिल प्राइवेटाइज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर्जा नया ले लेंगे, कर लेंगे पूरा। भाई आपने खर्चे कम कर लो ना, आप काटो ना अपना पेट। बिल्कुल सही। 4,600 अरब के अंदर का बजट बनाओ ना, हम कहाँ खर्च करेंगे? जो बच गया, इजाफी आमदनी हुई, वो अब हम सेव करेंगे, हम अपनी डेट सर्विसिंग में लेके जाएंगे, हम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आप बजट ही आपका, जहां पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, खान साहब का कोई विजन ही नहीं है, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि वो इस पर कोई अपनी वजारत खजाना को डायरेक्शन दे। वजारत खजाना में मुस्तकिल वो लोग बैठे हैं, मुस्तकिल नुमाइंदे हैं आलमी ताकतों के या आलमी मालियाती इदारों के, वो उनके मफादात को सामने पहले रखते हैं। अवाम जाए जहन्नुम में, अवाम को बिजली महंगी करके दो, पैसे वसूल करो, अवाम को पेट्रोल पे एक्स्ट्रा लेवी लगाओ, पैसे वसूल करके दो। अब एक दिन में पाकिस्तान में 30 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। ओके। आप 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपया टैक्स ले रहे हैं, तो आपको पता है मेरी इतनी आमदनी होगी। IMF ने कहा हमें तो और पैसे आपको कहीं से निकाल के देने पड़ेंगे। आपने कहा अच्छा 15 रुपए और बढ़ा देते हैं यार, पर लीटर से इतने रुपए और आएंगे, तो ये इतने रुपए से साल के इतने रुपए और बन जाएंगे, ठीक है आपको दे देंगे जी। तो उनके तो वो पैसे जो बन जाएंगे वो किस इस्तेमाल में आएंगे, उससे क्या, वो किस प्लानिंग के तहत जो है ना, वो अवाम का फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा, वो क्या है? ये फर्क है ना, ये इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में ये फर्क है कि उन्होंने कर्जे लिए तो उन्होंने डेवलपमेंट एसेट्स भी बनाए, ठीक है ना, उन्होंने मोटरवेज भी बनाई, कमीशन खाए होंगे, किकबैक्स लिए होंगे, जो भी किया होगा।
और उन्होंने जो है वो यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट, मेट्रोज या ऑरेंज ट्रेन या फला जी। जो भी है, बिजली के प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, कायदेआज़म सोलर पार्क, ये वो सब उन्होंने पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एसेट्स बनाने में भी लगाया। ठीक है, उनका एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा था। ठीक है, वो कमीशन कमाते थे, किक बैक लेते थे, वो जो भी करते थे, अपने जानने वालों को, अपने ग्रोह के लोगों को फायदा पहुंचाते थे, सही है। खान साहब का डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। खान साहब तो खुद पहले ही नाकिद थे, जंगला बस सर्विस कहते थे इसको, और कहते थे कि लोगों पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर पैसा लगना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर भी कुछ नहीं लगाया। वो डेट सर्विसिंग की मार है सारी, जो कुछ भी हो रहा है वो डेट सर्विसिंग में ही जा रहा है। हम कर्जों के गर्दाब में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि 87% GDP का हमारा कर्जा हो चुका है। नवाज शरीफ के दौर में, पिछले लास्ट गवर्नमेंट में 72% से एक्सीड कभी नहीं किया इसने। इसाक डार को हम बहुत गालियां देते थे, 72% से ऊपर फिर भी कभी नहीं गया। इस वक्त 87% पे हम खड़े। ओके, तो ये है वो सारी सूरत हाल। रिलीफ की तो कोई गुंजाइश नहीं बच रही इस सारी कहानी में, मगर फिर भी हम यही अपील कर सकते हैं हुकूमत वक्त से कि संजीदगी के साथ और थोड़ी दानिशमंदी के साथ, अभी भी कुछ वक्त बाकी है, आवाम के लिए कुछ बेहतर फैसले करके आप जाएं, ताकि अच्छे अल्फाज में आपको याद करें आवाम, और आने वाले वक्त में भी आपके लिए रास्ते हमवार हों हुकूमत करने के। थैंक यू सो मच। अब उबैद साहब आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मैं आपको बताते चलूं कि हमारे साथ आज ताउन किया है मलका फूड्स ने। इनका कहना है कि मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। ये है मलका फूड्स का पैगाम। थैंक यू, आपने हमारे साथ ताउन किया आज के प्रोग्राम में। अच्छा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमने इस वक्त बात करनी है वो भी नहायत ही अहम है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे असल इश्यूज़ हैं हम उनके ऊपर बात करें, क्योंकि मसाइल के ऊपर जब तक बात नहीं की जाती हम उनके हल की तरफ जा ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस साहब का एक बयान, ठीक है, जो आज की अखबार में और हमने ख़बरों में भी वो सुना। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि तालीम सेहत तरजीह होते तो मंसूबे मुकम्मल होते। देखिए, क्या पाकिस्तान में तालीम और सेहत से भी बड़े कोई मसाइल हैं? अगर ये सबसे बड़े मसाइल हैं तो इनको हल करने के लिए अभी तक मतलब हमारी तरजीह क्यों नहीं बन सके ये मसाइल? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब अख्तर अराइन साहब, आप माहिर तालीम भी हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो तालीम और सेहत तरजीह ही नहीं है इस हुकूमत के, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया। बिल्कुल आप ख़ुद भी देख ही रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना, जो पहली जनरेशन थी, जब आज़ादी में जो लोग थे उन्होंने तालीम को बड़ी तवज्जो दी थी। वो सिलसिला सर सैयद से स्टार्ट होता है और वो तालीम की अहमियत पे जो है कुछ न कुछ काम हुआ। उस वक़्त कुछ कौम की झलक भी नज़र आती थी। बाद में कौम के बजाय ग्रोह बनता गया, नस्ल दर नस्ल जो है तालीम की जो तरजीह थी वो ख़त्म हो गई। बात यह है कि क्योंकि शायद कुछ अवामिल या कुछ क़ुव्वतें ऐसी थी कि वो हमें कमज़ोर करना चाहती थी, जिसकी वजह से जिन्होंने ये भी दावा किया था कि जनाब पाकिस्तान कितना अरसा कायम रहेगा देखेंगे। तो बात यह है कि जब हमारी तालीम पे वार किया गया और तालीम को कमज़ोर किया गया, तो अब आप ये देख लीजिए। वरना यह है कि शुरू के अयाम में अगर आप देखें तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे कितनी अच्छी एजुकेशन मुहैया करते थे और उस्ताद भी होते थे, बहुत जज्बा होता था उन उस्ताजा में, और वो बैठ के टाट पे पढ़ाते थे और वो उन्होंने दुनिया में मकाम हासिल किया। बिल्कुल ऐसे तालीम जो है
तरजीह दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। और अब तो ये आलम है कि बिल्कुल सिर्फ डिग्री ज़्यादा लोग दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के अंदर डिग्री ज़्यादा लोग तो मौजूद हैं, मगर यह है कि इंसानियत ज़्यादा नहीं है। इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। डिग्री ज़्यादा होते जा रहे हैं और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। तो जब इल्म हासिल होगा, अच्छा और सच्चा इल्म हासिल होगा, तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर इंसानियत पैदा होगी। अच्छा, वक्फे से पहले हम हमारे साथ एक दूसरे मेहमान मौजूद थे, उबैद शाह साहब, तो उनसे भी उन्होंने भी तालीम के हवाले से बात की। तो जो उस वक्त हम बात कर रहे थे वो ये थी कि 2.5 करोड़ बच्चों का जिक्र तो खान साहब अपनी तकारीर में किया करते थे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और अभी कोविड के बाद मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हैं ये फिर वो इस काबिल नहीं रहे कि वो स्कूल जा सकें। वो गुर्बत और हालात उनके आड़े आ गया। जो स्कूल जाते थे माँ बाप ने रोक लिया, भी रुक जाओ। आज से 15-20 साल बाद ये 2.5-3 करोड़ ख़ानदान हैं। 20 साल बाद तरक्की का हम लोग सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या ख्वाब बुने हुए हैं हमने अपने, और आपके 3 करोड़ ख़ानदान बिल्कुल नाख्वाना है। तो क्या किस तरह तरक्की होगी और क्या कर रहे हैं हम लोग? ये इतना बड़ा मसला है और इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन। देखिए, वो 2.5 करोड़ तो क्या, बल्कि वो मल्टीप्लाई विद 2 हो गया, यानी कि 5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर हो गया। जैसा कि आपने देखा कि कुछ अदाद व शुमार आलमी इदारों ने भी दिए थे कि जो 5 करोड़ बच्चे जा रहे थे उसमें से 2 करोड़ बच्चा मज़ीद आउट ऑफ स्कूल हो गया। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल हुआ, एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया। उस गैप के जो असरात हैं वो बड़े मौज़र हैं, मतलब है बहुत ख़तरनाक हैं, जिसकी वजह से अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बच्चे 2 पेपर देकर पास हुए और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे दिया गया। अब वो डिग्री ज़दा वाली जो बात मैंने कही थी, अब यह है कि सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, मगर वो जाहिल बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कि जो सिर्फ सर्टिफिकेट की दौड़ में लगे हैं। और सर्टिफिकेट की दौड़ में इसलिए लग जाते हैं कि शायद कोई नौकरी मिल जाएगी। जब हमारे अवाम की सोच ये होगी नौकरी की, तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर है कि तालीम का मकसद ही नौकरी होगा और जॉब होगा, तो फिर वहाँ पर कौम जो है उसके जो मेहमान हैं, बच्चे हैं, वो नौकर ही पैदा होंगे। फिर वहाँ लीडर पैदा नहीं होंगे। ठीक है, जब नौकर की गुलाम पैदा होंगे तो ज़ाहिर है फिर कहाँ से लीडरशिप और कहाँ पर क्रिएटिविटी आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इस हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले जब यकसान तालीमी निज़ाम की और यकसान तालीमी निसाब के हवाले से जब बात की, तो ये जो 2 मंसूबे थे इनके, ये कितने कारगर साबित हो सकते थे अगर इनके ऊपर अमल दरामद होता? एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। दोस्तों, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में अख्तर अराइन साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम अपने निज़ाम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने जाते जाते जो बात की कि जब वक्फे से आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। हमारे तालीम का जो निज़ाम है उसको बेहतर होने की अशद ज़रूरत है आने वाले वक्त में, और मौजूदा वक्त में भी हम उसके नुकसानात देख रहे हैं। आने वाले वक्त में ये नुकसानात कई गुना बढ़ सकते हैं अगर हम ये नाख्वानदगी पे काबू ना पा सके तो। इस हुकूमत ने आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले वादे किए थे यकसा तालीमी निसाब के हवाले से, और शोबे में कोई काम हो सकता है तो वो यही हुकूमत कर सकती है। इनके पास बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है और बड़े बड़े इरादे के साथ इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मगर खैर तकरीबन अपना 80% दौर जो है ये गुजार चुके हैं इस सारे इन 5 सालों का, और उसमें कोई खातिर खा रिजल्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ। इस तरह क्या खातिर खा क्या तालीम के मैदान में भी और ज़्यादा नुकसान जो तजिया है इस हवाले से पेश कीजिए कि हमारा निज़ाम जो है वो तालीमी निज़ाम यकसा किस तरह मुमकिन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए था और अभी भी क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखें, ये जो हमारी मोहतरम इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न था, ये बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन था, और बहुत उम्मीद थी लोगों को कि गरीब और अमीर का बच्चा एक ही तालीमी निज़ाम से पढ़ेगा।
ठीक है, और तालीमी निज़ाम को बदलना एक बहुत बड़ा नामुमकिन चैलेंज था। और फिर जब देखा उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के, जब वो पावर में आए तो उन्होंने देखा कि मुझे पहले 100 दिन में या 90 दिन में मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो उन्होंने स्लोगन चेंज किया, एक तरह से यकसा निसाब पे काम शुरू हुआ। देखिए, निसाब जो होता है वो किसी भी तालीमी निज़ाम का एक जुज़ होता है, पहला पार्ट होता है, यानी सिलेबस जिसको आप कह सकते हैं। वो सिलेबस, अगर कैमरे सिस्टम की बात करें, उसका सिलेबस कैमरे सिस्टम का होगा, जो कि जिस पे उनका यूके का कैम्ब्रिज बोर्ड एग्ज़ाम लेता है। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम एक अपना तालीमी निज़ाम का नाम है, उसका एक सिलेबस होता है जिसको निसाब कहते हैं, जो पहले नेशनल कैरिकुलम होता था, अब सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे काम शुरू हुआ। सिंगल नेशनल कैरिकुलम बनाने के लिए बहुत, क्योंकि उसके अलावा एक दीनी मदारिस का भी निज़ाम था, तालीमी निज़ाम, इन दोनों का एक सिंगल नेशनल कैरिकुलम करने की प्लानिंग की गई, जो कि बहुत अच्छी है और करनी चाहिए। कि जो भी जहाँ पर कमज़ोरियाँ मौजूद हैं हमारे निसाब के अंदर, जहाँ तालीम और तरबियत का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, स्किल फॉर 21st सेंचुरी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ना आईटी टेक्नोलॉजी का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर जीना मुश्किल है इस वक्त। तो ये सारी बातें मौजूद थी। हालांकि टेक्नोलॉजी पे इतना काम सिंगल नेशनल कैरिकुलम की जो प्लान बनाया गया उसमें नहीं है, मगर अब जाकर उसके अंदर निसाब है, निसाब में किताबें प्रिंट करनी होती हैं। हमारे मुल्क के अंदर जितने, हर सूबे के अंदर एज़ पर द लॉ एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है। उस टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उस नेशनल कैरिकुलम या सिंगल नेशनल कैरिकुलम के मुताबिक किताबें छापनी होती हैं, जो उसकी आउटलाइन होती है। आपने देखा कि पिछले आयाम के अंदर, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ कैमरे सिस्टम अमीरों के लिए आपने बना दिया, देखिए कौम तो तब एक होती है ना, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 74 साल पहले जब पाकिस्तान वजूद में आया तो शुरू के जो पहली जनरेशन थी वो तो ज़ाहिर है कि एक जज्बे के साथ एक आज़ादी हासिल की थी, एक मिशन के साथ वो लोग थे और वो चाहते थे। मगर अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने अमीर पैदा कर दिए। अब उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि एक भुट्टो साहब का बहुत अच्छा विज़न था कि उन्होंने नेशनलाइज़ कर लिए कि कम से कम एक ही लेवल पे सब कुछ हो, मगर वो ये है कि फिर अनलकीली जो है डिक्टेटरशिप आ गई और उसके बाद फिर वो नहीं कर सके। उसके बाद दोबारा फिर 80s में प्राइवेटाइज़ कर दिए गए तालीमी इदारे, क्योंकि गवर्नमेंट के बस में नहीं था कि वो सारी चीज़ें चला पाए। अच्छा, तो जब प्राइवेटाइज़ किए तो फौरी तौर पे कुछ खतरे खा रिजल्ट आए थे इसके? देखिए, खातर खा क्या कि गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी में नहीं थी ना। मोहतरम जोनेजो साहब के दौर की बात है, ज़िया-उल-हक साहब के दौर की बात है, उस वक्त उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सारा कुछ हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिनका विजन था वो ज़ाहिर है भुट्टो साहब एक लीडर थे। ज़ाहिर है कि उसकी लीडरशिप के लिए तो दूसरा कोई वो है नहीं, हर कोई मानता है, दुनिया मानती है। बहरहाल हम आते हैं उस टॉपिक के कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम जो है, पहले नेशनल कैरिकुलम पे अमल नहीं हुआ था। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे तो अमल हुआ, मगर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड किताबें छापते थे वो ज़ाहिर है कि इतनी गैर मयारी होती थी। उसका पेपर देख लें, उसका कंटेंट देख लें, वो पुराना कंटेंट सालों साल चला आता था, अपग्रेड नहीं होता था। कोई भी चीज़ होती है उस कंटेंट को अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है, फिर अपग्रेड करना होता है। वो सिलसिला नहीं हुआ, उसका मयार को बुलंद नहीं किया गया। तो बाद में फिर ये हुआ कि जितने भी बीच के जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स थे उसमें पब्लिक को चाहिए था कि जो मिडिल क्लास थे, जैसे क्लासेस होती हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अब अपर क्लास के लिए तो कैमरे सिस्टम था। अब मिडिल क्लास कहने लगी कि हमारे लिए वही गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबें हैं जो कि गैर मयारी हैं, अब हम क्या करें। तो प्राइवेट स्कूल्स ने खदमात पेश की कि उन्होंने मयार तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डिलीवर भी किया। फिर प्राइवेट पब्लिशर्स भी मशरूम की तरह आ गए। अब प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें 1 से लेके 8 तक पढ़ा रही जाने लगी, तो इतने पब्लिशर आ गए कि वो निसाब जो था, नेशनल कैरिकुलम जो था, उस पर अमल ना हो पाया। अब आप देखें कि 8 क्लास तक तो आज़ाद थे ना, मयार बुलंद करते रहे। हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड जो थे वो उस पर नेशनल कैरिकुलम पे किताबें, मयारी किताबें ना छाप सके, ना कंपटीशन कर सके पब्लिक सेक्टर के साथ किताबों जो पब्लिशर्स थे। तो उसके बाद जाहिर है कि जो मिडिल क्लास थे वो तो चाहते थे एहसास कमतरी था कि जी हमारे बच्चे भी उमरा की तरह, बच्चों की तरह अच्छा मयार तालीम, और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इसलिए कि कामयाबी उसमें थी, चाहे जॉब की फील्ड में हो या कहीं हो, तो जाहिर है कि मयार तालीम होगा और इंग्लिश मीडियम होगा तो बच्चे काबिल होगा। तो
अब आपने सिंगल नेशनल करिकुलम पे आ गए, अब आपने एनओसी जारी की, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। मगर क्योंकि 8वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद होते हैं तो 3 लेवल में इम्प्लीमेंट होना था। पहले प्राइमरी, उसके बाद 2022 और 23 के अंदर अब ये होना था जो सेकेंडरी, और उसके बाद फिर कॉलेज लेवल। अब वो ज़ाहिर है कि सिंध ने मना कर दिया। पंजाब में कुछ तरामीम के साथ पहले उर्दू मीडियम कह रहे थे, फिर कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम रखे, कुछ उर्दू। केपीके ने कुछ और तरीके से, और इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि जी हम कुछ और तरीके से करेंगे। तो क्योंकि 8वीं तरमीम भी इसमें है, तो कहने का मकसद ये है कि तालीमी इदारे, प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो हमेशा अपग्रेड चीज़ों को करना चाहता है, वो तो मयारी तालीम डिलीवर कर भी रहा है। चाहे आप किताबें छापें ना छापें, वो प्राइवेट पब्लिशर्स की लेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और हम तो इंशाअल्लाह ताला कौम की खिदमत करते रहेंगे जैसे कि पहले मयारी तालीम डिलीवर की है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि काबिल बनाना है बच्चे को। नंबर 2 पे पहले इंग्लिश था, अब ये है कि आईटी स्मार्ट बनाना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैकेनिक भी आइंदा आने वाले दिनों में जो होगा, वो आजकल गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर तो ज़ाहिर है कि वो डायग्नोज तब होता है फॉल्ट जब तक कि कंप्यूटर से चेक होता है। तो कहने का मकसद ये है कि स्किल्स प्रोवाइड करना, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन और आईटी स्मार्ट जनरेशन को आईटी स्मार्ट एजुकेशन, और फिर इंग्लिश मीडियम। ज़ाहिर है जब हमारे इंग्लिश तो हमारे विरसे में मिल गई तो ज़ाहिर है कि हमने उसी में काम करना है। वैसे चाहिए तो ये है कि बुनियादी तालीम हमारी मादरी ज़बान में या कौमी ज़बान में होनी चाहिए। तो कामयाबी तब है कि जब बच्चों को हमें काबिल बनाना है, आईटी स्मार्ट बनाना है। हम इंटरटेनमेंट के लिए तो बच्चे यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स, आप दूध पीते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं, तो लिहाजा जो है उनको टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में, अपने गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तक कोई एहतमाम नहीं किया। कोई एक ऐसे स्कूल्स नहीं बनाए जहाँ क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लेकर जाएं, तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। कोविड में स्पेशली जो है वो 1000-1500 वाले स्कूल ने भी कोशिश की है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम रखें, होम सपोर्ट दें पेरेंट्स को जो है, ताकि घर पे जाके जो है पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम दें। क्योंकि आने वाली वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मुमकिन है कि आगे 10 साल होंगे। जो आज बच्चा 1 क्लास में है वो 10 साल के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि एक 2030 के अंदर इंटर हो जाएगा। दुनिया बदल चुकी होगी, हमें अपने बच्चों को आला तालीम देनी है, डिजिटल महफूज बनाने हैं हमने, महफूज बनाना जो बात है। और ये एक रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अब उस रियासत में रहने वाले जितने बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल, उन्हें तालीम और सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम करें। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर अराइन साहब से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और तालीम के शोबे के हवाले से हम खुसूसी तौर पे न्यूज़ कैफ़े के इस हिस्से में बात कर रहे हैं। जनाब अख्तर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम बात करते हैं यकसां तालीमी निज़ाम और यकसां तालीमी निसाब के हवाले से। अख्तर साहब, तालीम का मेयार हमारे यहाँ जो है, इस मतलब अलग अलग जो तालीमी बोर्ड्स हैं, क्या वो इस मेयार को बेहतर करने में अपना कोई रोल अदा कर रहे हैं, या इन अलग अलग जो बोर्ड्स की वजह से, मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स की वजह से भी हमारी तालीम मुतासिर हो रही है? जी बिल्कुल, देखें जो तालीमी निज़ाम की जैसे कि अभी बात आपने की थी थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसका तो मयार तालीम बेहतर है, जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू लेता है, या एडेक्सल बोर्ड भी डिप्लोमा देता है ओ लेवल का। तो वो तो एक अलग सिस्टम है जो कि पाकिस्तान का अपना सिस्टम भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है, और वो एग्ज़ाम भी पाकिस्तान का कोई बोर्ड नहीं लेता। अब जो मैट्रिक सिस्टम का जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर जो है जो बोर्ड्स हमारे पास सिंध के अंदर मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, पंजाब में मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं।
इनका तालीमी निज़ाम जो है तकरीबन कमोबेश एक जैसा है, क्वालिटी जो आप पूछ रहे हैं वो एक जैसा है। अब आपने देखा कि हालिया जो इस बार जो गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दी थी, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 पेपर लेकर जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट निकाला गया और खुला दिल खोल के जो है मार्क्स भी दिए गए, और उससे पहले दिल खोल के जो है नकल भी की गई और नकल की आज़ादी भी हुई और पेपर भी लेट पहुँचे, जैसे ख़ास तौर पर सिंध के अंदर। तो आप देखें कि कितनी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि अगर बड़ी मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा 2 साल तालीमी निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब रहा और फिज़िकल क्लासेस भी नहीं हुई और स्कूल बंद रहे, और नताइज देखें कि तकरीबन 99% जो है बच्चे पास हो गए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहूँगा मैं, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, मगर इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है कि जी 99% बच्चों को आपने पास कर दिया। और अब जब पास किया तो फिर आपने उसके बाद जो कॉलेजेस थे वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं और गवर्नमेंट के पास इवनिंग में क्लासेस लगाने का प्लान बन गया है कि ज़ाहिर इतने एडमिशन्स कैसे ऑफ़र करेंगे। फिर बड़ी इस दफ़ा ज़्यादा ही पास हो गए ना सारे, सर इतनी तो कैपेसिटी जो प्रेशर कॉलेजेस में बढ़ गया। इंटरमीडिएट के लिए जो सीट्स मौजूद होती थी कॉलेजेस के अंदर, जो सेंट्रल एडमिशन पॉलिसी के तहत जो है एडमिशन ऑफ़र किए जाते थे, वहाँ पर अब यह है कि बच्चे ही बच्चे हैं। मगर एक पॉलिसी उसमें यह भी कही गई है कि जो ई ग्रेड के बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि ई ग्रेड में तो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा था कि 33 नंबर दे के उसको पास कर देंगे, तो इनको फेल ही तस्वर किया जा रहा है। जी उसको पास कहते हैं, वो पास समझते हैं अपने आप को। और मैंने कहा था किसी प्रोग्राम में कई बार कि ई ग्रेड का मतलब है एग्जिट फ्रॉम द एजुकेशन, यानी वो बच्चे का जो फ्यूचर एजुकेशन एग्जिट हो गया। और अभी सबूत उसका मिल गया कि फर्स्ट ईयर में ई ग्रेड का बच्चा दाखिला नहीं ले सकता। अब फर्स्ट ईयर में जो बाकी ग्रेड्स हैं उनके दाखिलों के लिए भी आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं, ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने, कि उसमें बच्चे का डोमिसाइल मांगा गया है फर्स्ट ईयर एडमिशन में, जो कि पहला रिकॉर्ड है। और डेटाबेस इतना ज़्यादा मांगा। डेटाबेस आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल डेटा आपके पास होना चाहिए। फिर उस बच्चे के वालिद का डोमिसाइल भी होना ज़रूरी है। फिर उस बच्चे का किस स्कूल से मिडिल पास किया है वो भी रिकॉर्ड, उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फिर प्राइमरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। आप देखिए कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंटेशन की कि बहुत से बच्चे जो है ना होपलेस हो गए हैं कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम पास तो हो गए, क्या हमें कॉलेजेस में दाखिले मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हम गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप ऐसा मत करें। जितने खुले दिल से आपने पास कर दिया है सबको, तो इनके लिए फ़र्स्ट ईयर में जो है दाखिले के लिए रिलैक्सेशन दें। डेटा फॉर्म में ज़रूर लें, मगर डॉक्यूमेंट्स न मांगें। अब आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि जितने भी DCs के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर लाइन लग गई है। जो वहाँ फैसिलिटेटर बैठे होते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं डोमिसाइल बनाने के लिए, वहाँ पर रेट भी उनके बढ़ गए हैं और लाइनें भी लग गई हैं। कि अब ये एक मोहतात कैलकुलेशन के मुताबिक पता ये चला कि बड़ी जल्दी से डोमिसाइल बनाने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जिसकी वजह से वो हज़ारों रुपए मांग रहे हैं और उसका तखमीना लगाया गया जो कि अरबों में आता है। तो करप्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो लिहाजा रिलैक्सेशन दी जाए ताकि बच्चों के दाखिले हों, उसकी पढ़ाई का एहतमाम गवर्नमेंट को सीरियसली करना चाहिए। तालीम डिलीवर करने पे आएँ, ना कि डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही करते रहें, बाकी सर्टिफिकेट आखिर में बांट दें। अच्छा, आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, हम वक्फे से पहले अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे थे। अवाम सिर्फ एक लम्हे के लिए ये अगर इमेजिन करे कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक, आइन में जो तय है उसके मुताबिक अगर अवाम को तालीम की सहूलत जो है वो फराहम करती है, स्कूल जो बुनियादी तालीम है वो 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को तालीम, वो ज़िम्मा है रियासत का है, अगर वो ज़िम्मा ले लेती है तो हमें कितना बड़ा रिलीफ है कि जो ज़्यादातर हमारी आवाम की जो तनख्वाहें हैं, जो उनकी आमदन है, वो 2-3 जगहों पे ही खर्च हो रही होती है। एक वो बच्चों की तालीम पे खर्च हो रही होती है, वो बिलों पे खर्च हो रही होती है और किरायों पे खर्च हो रही होती है। तो आप उसमें से एकदम से आपको अच्छा खासा आवाम को रिलीफ मिल सकता है कि उनके पैसे अब तालीम पे नहीं लग रहे। उन्हें पता है कि जनाब हुकूमत ने यह ज़िम्मा लिया हुआ है दूसरे महज़ब मुआशरों की तरह, दूसरे ममालिक की तरह, तो उनकी टेंशन कम है।
बिल्कुल, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान की आवाम का, और उस फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट को कानूनी जो जैसे 25A की बात होती है वो पूरा करना। मगर अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि कुछ अरसों से, जैसे सिंध गवर्नमेंट की मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, अब वो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जी उन्होंने जो बोर्ड की एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पहले वो उनके तालिब इल्म दिया करते थे, इनरोलमेंट भी फ़ीस दिया करते थे बोर्ड को, मगर वो उन्होंने कुछ साल पहले 5 साल पहले वो ख़त्म कर दिया। अच्छा। ये कहा कि जी हम जो है गवर्नमेंट के ख़जाने से उस गवर्नमेंट के तालिब इल्म जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस, बोर्ड की इनरोलमेंट भी, एग्ज़ाम फ़ीस भी हम अपने ख़जाने से देंगे। अब वो क्या करते हैं कि बोर्ड क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसकी अपनी बजट होती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं आते, बजटिंग उनकी अपनी होती है, तो उनको वो देते नहीं हैं, पे नहीं करते हैं। पिछले दिनों में इशू हुआ था कि जनाब पैसे नहीं दे रही गवर्नमेंट प्राइवेट इसके गवर्नमेंट स्कूलों के तालिब इल्म की जो फीसें बकाया है उनकी तरफ, उनका तो इससे बच्चों की तालीम फिर अब मुतासिर क्या होगी। किया इन्होंने, देखे घुमा के क्या किया, जो प्राइवेट बच्चा है उसकी फीसें बढ़ा दी। जो एनरोलमेंट 150 रुपए में होती थी वो उन्होंने पहले 400 कर दी, फिर 600 कर दी, और अब जो है वो 1000 से ऊपर चली गई। ये बाकी बड़े संजीदा मसाइल हैं, इसके ऊपर हुकूमत वक्त को बड़ी संजीदगी के साथ जो है सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। ये हमारा अभी का नहीं, हमारे आने वाले दिनों का और हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा इन सारे मामलात को अगर सही तरीके से हल कर लिया तो। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, न्यूज़ कैफ़े का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ आ गया। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।